तमाम हिस्सों में योग का तहलका मचाने के बाद अब बाबा रामदेव ने रुख किया है उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ ईस्ट का विंडो है, नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है दार्जिलिंग। बाबा रामदेव हमारे साथ। और बाबा दार्जिलिंग आपने क्यों चुना? ऐसा विपक्षी आरोप लगाते हैं कि रामदेव बाबा जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बू जरूर होती है, तो राजनीतिक बू सूंघते हैं, क्या है? अब देखिए, कोई यूं कहे कि अभी यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और बाबा जी यहाँ आकर के कोई वातावरण बना रहे हैं। अरे भाई, हम तो एक अच्छा वातावरण बनाते हैं, कोई भी उसका लाभ उठाए ना। हाँ, एक वक्त था जब हमने कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरे देश में एक जन आंदोलन छेड़ा, और जब देखा कि सत्ता निरंकुश हो गई है, और उस समय हमने कहा था कि उखाड़ फेंको ऐसे उस वंशवादी परिवारवादी सत्ता को, व्यवस्था को, जो इस देश के हित में नहीं है। तो उस समय हमने जरूर सत्ता परिवर्तन का काम किया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। लेकिन इस समय हमारा मकसद करीब देश भर की 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की, 20 करोड़ लोगों को डायरेक्ट योग सिखाया। तो दार्जिलिंग के लोग क्यों वंचित रहे? कितनी खूबसूरत जगह आप देख रहे हैं, पूरी वादियां हैं, और ऐसे में दार्जिलिंग के लोग खूबसूरत हैं, यहाँ का मौसम बहुत सुहाना खूबसूरत है। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस था, इसको पहचान योग से, आयुर्वेद से, अध्यात्म से मिले उसके लिए। और यहाँ के लोगों में ना बहुत आस्था है, माने योग के प्रति भक्ति तो है, राष्ट्र के प्रति भी प्रखर भक्ति है। निश्चित तौर पर मैंने देखा, हमने वो अपने योग की और मेडिसिन की और इसकी बात की, लेकिन इसके अलावा गोरखालैंड जो है वो हमेशा सालों से जलता हुआ विषय रहा है। और जो बीजेपी सरकार है, इसका समर्थन आपने किया था, प्रचार किया था, उसने अलग गोरखालैंड को एक तरह से सपोर्ट कुछ हद तक किया है कि हाँ कुछ विचार हो सकता है उसके ऊपर, होना चाहिए। तो गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात हो सकता है, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, तमिल भाषा के आधार पर जो है तमिलनाडु, और जो है इधर से आप उड़ीसा को देखिए, उड़िया के आधार पर बांग्ला के आधार पर, पंजाबी के आधार पर पंजाब, तो यहाँ नेपाली बोलते हैं लोग। और ये जो गोरखालैंड का जो पूरा का पूरा लैंड है, ये जो है नेपाली भाषा भाषियों का है। तो नेपाली भाषा भाषियों को क्या देश में गौरव नहीं मिलना चाहिए? भारतीय नेपाली, नेपाली भाषा बोलने वाले नेपाली हैं, ये माइग्रेट होकर क्योंकि नेपाल से आए हुए नहीं है। तो हर एक भाषा भाषी को गौरव मिला, तो इसमें नेपाली भाषा भाषियों को गौरव क्यों न मिले? और वो भी गोरखा लोग, जिनका शौर्य, जिनका स्वाभिमान, जिनका योगदान देश के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन लोगों को यदि अपने गौरव और अपने अस्तित्व की पहचान के लिए बलिदान देने पड़े, उसके लिए लड़ना पड़े, ये शोभा नहीं देता। तो गोरखालैंड की जो मांग है मुझे वो न्यायपूर्ण लगती है, भाषा के आधार पर भी, क्षेत्र के आधार पर भी, और इन लोगों का जो योगदान है देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए, देश की आजादी से लेकर के आज तक जो देश के साथ इन्होंने खुद जो है खुददारी दिखाई है, उसके लिए इनको एक पुरस्कार मिलना चाहिए। खुल करके समर्थन कर रहे हैं आप। आपने ये भी बात की कि आपने आंदोलन जो चलाया था, मोदी सरकार को समर्थन दिया आपने, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी, तो जो क्या बदलाव देखते हैं? जिस बदलाव के लिए आपने बदलाव की बात की, निरंकुश हो सकता है, क्या बदलाव आप देखते हैं किस तरह से? क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि किसान इकट्ठा हो रहे हैं, लैंड बिल जो है उसको अपना दुश्मन मान रहे हैं किसान। तो एक बात, किसानों के खिलाफ क्या मानते हैं आपकी लैंड बिल वाकई है? और दूसरा, किस हद तक मोदी सरकार सक्षम रही पिछले तकरीबन 1 साल में लोगों की जनाकांक्षाओं को संबोधित कर पाने में? अगर ये देखें कि 10 में से कितने नंबर देंगे तो वो भी चलेगा, अगर आप ऐसा बताएंगे। देखो विवेक, लोगों की उम्मीदें पहाड़ जैसी, और वो उन्हें सब्र नहीं, तो कहते हैं हमको तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। अब तुरंत रिजल्ट में जितनी शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए उतनी कुछ मुद्दों पर नहीं हो पा रही, तो लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। और उसी का कारण था कि पिछले कुछ दिनों में जो आपने राजनीतिक गतिविधियां देखी, उसका प्रतिबिंब वहां पर साफ दिखाई दिया। तो मोदी जी की पूरी सरकार को एग्जीक्यूशन पर बहुत ज्यादा अभी ध्यान देना पड़ेगा। जो कालेधन का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो व्यवस्था परिवर्तन से जुड़े हुए, किसानों से, भाषा से, शिक्षा से, तमाम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय से जुड़े हुए, पिछड़ों से जुड़े हुए मुद्दे, नहीं तो पिछड़े भी अभी एक और नया मंच बना रहे हैं। तो इस तरह से समग्र रूप में देखें तो मोदी जो विरोधी है, वो मोदी को किसान विरोधी बताने पर तुले हुए। अब मोदी जी के सामने चुनौती है। आप आकलन नहीं करना चाहते कुल मिला के 20 साल भर का, लेकिन किस तरह से धीमी है बहुत गति, तेज होनी चाहिए, हुआ है कुछ या कुछ नहीं हुआ है?
मुझे ऐसा लगता है रोड मैप तो पूरा तैयार हो गया है विकास का, लेकिन एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है अभी उस पर तेजी लाने की जरूरत है। काले धन की आपने अभी बात की, सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने कह दिया पता ही नहीं है, जबकि हमेशा के आपने चुनाव प्रचार में भी आंकड़े दिए, मोदी जी ने तो घूम घूम करके आंकड़े दिए, 15 लाख की बात कही, अब अंत में मिल क्या रहा है तो लोग ऐसे इशारा भी कर रहे हैं। अब विवेक भाई, लोग मुझसे बयान की अपेक्षा नहीं करते, वो कहते काम करके दिखाओ बाबा। पहले तो कहते थे आपकी विरोधी सरकार है, अब तो प्रधानमंत्री आपके हैं, सरकार आपके विचारों की है। आप कहते थे कि मोदी जी के हाथों में कमान दीजिए और मोदी जी देश को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाएंगे, दुनिया का सिरमौर बनाएंगे, जगत गुरु विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को महाशक्ति बनाएंगे। अब कहां गए वो वादे, कहां गए वो इरादे? हमसे लोग अब बयान की अपेक्षा नहीं करते, काम की अपेक्षा करते हैं कि बाबा जी अब काला धन दिलाओ, अब बयान मत दो। क्या बाबा जी फिर से उतरेंगे सड़कों पर काला धन के खिलाफ? मोदी जी के ऊपर जो हमें भरोसा था वो भरोसा आज भी कायम है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि काले धन के ऊपर रफ्तार जितनी तेज होनी चाहिए उतनी नहीं है, और इसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है। रोज सोशल मीडिया पर हजारों नहीं लाखों लोग हमें कोसते हैं, गालियां तक देते हैं, और कांग्रेसी लोगों ने तो मेरे पोस्टर लगवा रखे पूरे हिंदुस्तान में, बाबा जी बताएंगे मोदी जी काला धन कब लाएंगे। बाबा रामदेव बताएंगे कि काला धन। कांग्रेस ने पोस्टर लगवाए हैं। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपने कह दिया कि धीमी सरकार काले धन पर। राहुल गांधी वापस आ गए हैं और राहुल गांधी ने कांग्रेस में अपनी भविष्य की तस्वीर देख ली है, लेकिन अब तक उनको अध्यक्ष पद की गति से नवाजा नहीं गया है। युवा हैं राहुल गांधी, क्या राय रखते हैं, क्योंकि देश की राजनीति में विपक्ष भी अहम होता है, क्या राय रखते हैं इनके बारे में? क्या उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? देखिए, एक इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत वाला खानदान देश की आजादी के पहले से लेकर के आजादी की बाद तक बहुत बड़े कालखंड तक जो देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज रहा, उसका एक जो है परिवार का, क्योंकि एक परिवारवादी पार्टी मैं कहूंगा इसको, क्योंकि वंशवाद के ऊपर ही खड़ी हुई है पूरी पार्टी। ऐसे में उनके खानदान का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रोज सोशल मीडिया में मुखौल उड़ाई जाए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, आपस में लोग बातचीत में जो है एक कॉमेडी का तरह से बिहेवियर करे, तो वो माने शोभा नहीं देता। तो एक वक्त था जब हमने खुद भी क्रिटिसाइज किया, माने जब उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो फिर हमारे लिए दो टारगेट थे, आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी। लेकिन आज वो तो युद्ध की भाषा थी। अब योग की भाषा में एक ही बात कहूंगा कि राहुल जी को कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए जिससे कि वो एक कॉमेडी का सब्जेक्ट ना बने, एक उपहास का केंद्र ना बने, और एक आज के समय में एक सबल विपक्ष की भूमिका निभाएं और कुछ ऐसा करके दिखाएं कि खोया हुआ भरोसा दोबारा से अध्यक्ष पद मिलना चाहिए। उनको लगता है कि उनमें भविष्य है, कांग्रेस को दिखता है, मतलब क्योंकि मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस मजबूत एक समय की थी सोनिया गांधी जी ने, जब कांग्रेस लगभग टूट चुकी थी। एक तरफ जो है नरसिंह राव जी, एक तरफ हमारी तिवारी कांग्रेस, फिर शरद पवार जी, और पूरी कांग्रेस लगभग टूट चुकी थी। ऐसे में सोनिया गांधी जी ने बड़ी हिम्मत दिखाई और पूरे देश भर में वो सड़कों पर निकली और कांग्रेस को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। अब सोनिया गांधी जी खुद की जिंदा रहते हुए अपनी राजनीतिक विरासत यदि चाहे वो आगे नहीं सौंपती, किसी को सौंपती नहीं है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए ये कांग्रेस को खुद सोचना है कि वो आत्महत्या के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं या आत्मरक्षा करते हुए कुछ आगे की तैयारी करना चाहते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी घटना, जनता परिवार का उदय हो गया है। तमाम पार्टियां जो है उनको लगता है कि वो अकेले मिलकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी और भाजपा का उदय हो रहा है देश भर में, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं। और साथ में जदयू हमेशा से कहता रहा है कि रामदेव बाबा संत नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक व्यक्ति है, शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं। जो बिहार के अध्यक्ष हैं जदयू के, वो हमेशा बयान आते हैं। मैं एक सामाजिक दृष्टि से, जिसको पिछड़ा परिवार कहते हैं, उसमें पैदा हुआ। अब उनको ऐसा लगता है कि स्वामी रामदेव पिछड़े परिवार में पैदा हुआ है, किसान परिवार में पैदा हुआ है, तो किसान और पिछड़े बाबा रामदेव के अंदर भविष्य देखते हैं, उसके अंदर वो आवाज देखते हैं, वो जज्बात देखते हैं, वो बेबाक राय देखते हैं, उनके अंदर वो सिद्धांत और वो कमिटमेंट देखते हैं कि बाबा जी इस देश के किसानों के लिए कुछ जरूर करवाएंगे, कुछ पिछड़ों के लिए करवाएंगे। अब हमने वो पिछड़ों का मसीहा और किसानों का मसीहा मोदी जी के अंदर देखा।
तो मैं इस बात को यूं देखता हूं कि 68 वर्षों में किसानों को लेकर के जो नीतियां बननी चाहिए थी केंद्र में, उनको एड्रेस किसी ने सही तरीके से किया नहीं। इसलिए किसान किसी भी पार्टी से आज तक नहीं जुड़ा है, वो बस बेचारा पेंडुलम की तरह इधर उधर लटकता रहता है। और पिछड़े लोग भी अपने आप को अनाथ सा महसूस करते हैं। जिन लोगों ने पिछड़ों की राजनीति की वो अपने आप तो चमक गए, लेकिन पिछड़े तो वही के वही। तो मोदी जी को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि किसान वो ये महसूस करें कि खेती उनके लिए घाटे का नहीं लाभ का सौदा है। ऐसे ये नीतियां बनानी चाहिए और पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहिए। किसान और पिछड़े दोनों मिले हुए हैं और इन जो है ये यदि मोदी जी से छिटक गए तो निश्चित रूप से जो नया गठबंधन बन रहा है उसको ताकत मिलेगी। और यदि मोदी जी इन दोनों को एड्रेस करने में सक्षम रहे, और क्योंकि ये मैं भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानता हूं, अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं अपने सामाजिक कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। और जो वास्तव में दबे कुचले पिछड़े लोग हैं जिनको आज भी सोशल जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए, उसके लिए मोदी जी सोचेंगे तो फिर ये जो अभी नया मोर्चा बना है ये सफल नहीं हो पाएगा। और यदि मोदी चूक गए, रामदेव का जो 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 एक जो कैरेक्टर बनाया गया है, जिस भी तरह से उसको पेंट किया गया है, आपको लगता है आपने भी कहा कि कंट्रोवर्सी बहुत होती है, तो लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई है जो क्या मजे लेने की कोशिश कर रहा है या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है जबरदस्ती, या मीडिया ही है या देखो विवेक, आप ये बताओ मेरे जन्म से लेकर के आज तक कौन सा ऐसा काम किया जो गलत था, किसी भी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से। मेरे तो जन्म से लेकर के आज तक के मेरे जिस परिवार में मैं जो अनपढ़ माँ बाप के घर में किसान परिवार में अलीपुर गांव में जहां से पैदा और आज जहां तक दार्जिलिंग तक पहुंचा, मेरे हाथ दिल की खबर होती है मीडिया वालों को। और भाई मैंने, और मेरा पूरा जीवन तो खुली किताब की तरह है, मैंने जब कोई काम ऐसा किया नहीं जिससे कि कभी भी मेरे, तो फिर क्यों है लोग प्यार करते हैं आपसे या कुछ लोग नफरत करते हैं? कंट्रोवर्सी मतलब दो चीजें, लव हेट रिलेशनशिप है। दो चीजें, एक में क्या होता है जब किसी आदमी को करोड़ों लोग प्यार करने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगेगा कब हो गया था। अब करोड़ों लोग हमारे प्रशंसक हो गए। आखिरी बात आपसे हरियाणा सरकार के विषय में, जब वो अभी हाल में नवाजा गया है कैबिनेट मंत्री की के पद से, सर ने खुश है एक नया भी बात कि खुश है इसको लेकर के, और क्या कुछ कार्य योजना है इसको लेकर के, या फिर थैंक यू सो मच वाली बात है? देखो, मैंने कभी भी एमएलए एमपी सीएम पीएम बनने के लिए, कोई सत्कार पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए कोई काम नहीं किया। लोग कोई काम करते हैं लेकिन इससे पैसा कैसे बनेगा, प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी, हमने जो भी किया पैसा और प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके किया, और सारा देश गवाह है इस बात का। 1000 से ज्यादा नोटिस झेले, सैकड़ों केस झेले, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ईडी, सीबीआई, हमको जान से मारने से लेकर के और बदनाम करने से लेकर के, हमारे जो है परम सखा, क्योंकि मेरे साथ है इसलिए उनको जेल में भिजवाने से लेकर, एक आदमी जिनको भारत रत्न देना चाहिए, इतना बड़ा काम किया। आचार्य बालकृष्ण जी ने, चरक शिशु धनवंतरी, जिन्होंने सब ऋषियों ने मिलकर 1000 जड़ी बूटियों पर काम किया। आचार्य बालकृष्ण जी 50,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, विश्व भेषज संहिता, और 1 लाख से ज्यादा ग्रंथों का पेज का ग्रंथ लिख रहे हैं, उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं। उनको पुरस्कार देना चाहिए, उनको जेल में डाला, किसके लिए? क्यों मेरे साथ है? अरे हमने पैसा और प्रतिष्ठा को दांव पर लगा के काम किया। अब केंद्र सरकार हमको सम्मान दे तो हमारे जो तथाकथित जो है जो विरोधी है उनको जो है पेट में दर्द होने लगता है। कोई राज्य सरकार हमको सम्मान दे, हम भाई ना सत्कार चाहते हैं ना तिरस्कार चाहते हैं, हमको तो काम चाहिए और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में चाहिए। और जो ऋषि मुनि अपने काम करके गए उसी योग के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, भगवान के पथ पर हमें आगे बढ़ना है। हमको ना किसी पद की परवाह है, ना किसी प्रतिष्ठा की परवाह है, ना हमें कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा चाहिए, ना हमको कुछ बनना है, ना कुछ पाना है, और ना कुछ ऐसा नहीं जो हमने नहीं पाया हो। बस हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। इस पूरे दौर में आदरणीय मोदी जी ने यदि कुछ हमसे अपेक्षा रखी या आगे रखेंगे तो वो भी हम करेंगे कि देश के लिए हम करेंगे। यदि हरियाणा के वाले कहते हैं कि स्वामी जी आप हम योग आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में हम हरियाणा को जो है योग का आयुर्वेद का हब बनाना चाहते हैं, हम योग और अध्यात्म की राजधानी कैपिटल के रूप में हरियाणा को बनाना चाहते हैं, तो हम आशीर्वाद देंगे। भाई हम तो मुफ्त के ब्रांड एम्बेसडर हैं। देखो अमिताभ बच्चन गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, और भी कई अलग अलग जो है हीरो हीरोइन है जो अलग अलग चीजों के, कोई वस्तु के, किसी विचार के, किसी सिद्धांत के ब्रांड एम्बेसडर शुल्क लेते हैं। बाबा तो मुफ्त का, हमारा तो हमारी तो एक ही शर्त है,
भाई 100% चैरिटी वाले आदमी हैं। पतंजलि आयुर्वेद का भी मैं प्रचार करता हूं तो इसलिए नहीं करता हूं कि वो मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति चला रहे हैं, वो इसलिए कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट होगा 100% चैरिटी। ऐसा कोई भी कर ले ना, मैं तो हर एक का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हूं। बस काम सेवा का होना चाहिए, लोगों की भलाई का होना चाहिए। बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत समय दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। बाबा रामदेव थे हमारे साथ में। कुछ सलाहें मोदी सरकार के लिए कि काम में तेजी लाए, काले धन पर कुछ तर्क टिप्पणियां कि अब तक वापस नहीं आया है काला धन, लिहाजा जल्दी से जल्दी सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है, वरना जनता का भरोसा मोदी सरकार के ऊपर से दिख सकता है, हिल सकता है। कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप कह सकते हैं कि कैंडिड बाबा रामदेव का इंटरव्यू था, इतनी खुलकर के बात और आमतौर पर वो कहीं नहीं करते। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ विवेक शुक्ला, दार्जिलिंग।